नमस्कार, जलप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। इस मौके पर प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी रखेंगे। पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य रहे और उनका 2016 में निधन हो गया था। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि अग्रिम भुगतान के निर्णय से अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि वित्त मंत्री ने उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को 10,000 रुपए के अग्रिम भुगतान की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों की जीएसटी की कमी को पूरा करने के लिए कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी मुआवजे पर कोई विवाद नहीं है, केवल राय का अंतर है। उन्होंने कहा है कि शेष से हुआ कलेक्शन राज्यों को मुआवजा देने के लिए काफी नहीं है। इसकी कमी को मार्केट से पैसा लेकर पूरा किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के समाधान के लिए भारत और चीन के बीच 7वें दौर की सैन्य वार्ता हुई, जिसमें भारत ने अप्रैल से पूर्व की यथास्थिति बहाल करने और विवाद के सभी बिंदुओं से चीनी सैनिकों को हटाने को कहा है। आपको बता दें कि सीमा विवाद 6ठे महीने में प्रवेश कर चुका है। इसका जल्द समाधान होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस सप्ताह होने वाले एससीओ के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे। 16 अक्टूबर को इस डिजिटल बैठक में चीन, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक के कानून एवं न्याय मंत्री हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सभी सदस्य देश सहयोग के क्षेत्रों तथा फोरेंसिक एवं कानूनी सेवाओं पर विशेषज्ञ कार्य समूह योजना पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बठिंडा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए परिसर और नवनिर्मित इमारतों का उद्घाटन किया। बठिंडा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान मौजूद रहीं। विश्वविद्यालय में कुल 10 इमारतों और स्मारक का निर्माण 203 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हरियाणा के हिसार में बाल सुधार गृह में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के बाद 17 बंदी फरार हो गए हैं। इस हमले में मौके पर तैनात 3 वार्डन घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बाल बंदियों के फरार होने के बाद पुलिस ने वायरलेस के जरिए जिले के सभी नाकों के साथ साथ जिले के साथ लगते अन्य जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष शेलार ने पुणे तथा ठाणे में प्रदर्शन की कमान संभाली। परभणी, जालना, सोलापुर और अन्य जगह भी प्रदर्शन किए गए। पंजाब सरकार ने स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि केवल कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से स्कूलों में जाने की अनुमति है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं शिक्षण का पसंदीदा तरीका बनी रहेंगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी 3 कानूनों के प्रभाव को निष्फल करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि किसानों के हित में इस कानून पर चर्चा तो हुई, लेकिन इस बारे में बैठक में कोई फैसला नहीं किया गया। योगी सरकार यूपी की 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को 6,000 रुपए सालाना देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 25 सितंबर 2019 को ट्रिपल तलाक पीड़ित और परित्याग की गई महिलाओं के लिए 500 रुपए महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। सर्दी के महीने में लोगों को दमघोंटू हवा से बचाने की कवायद दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है। 13 संवेदनशील स्थानों पर माइक्रो लेवल पर निगरानी रखने के लिए एमसीडी के कमिश्नरों की तैनाती की गई है। बुधवार तक इनको संबंधित स्थानों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके आधार पर सरकार एक्शन प्लान तैयार करेगी। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगुन इस समय भारत दौरे पर हैं। उन्होंने एक बार फिर से चीन को परेशानी पैदा करने वाला देश बताया है। बिगुन ने कहा है कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रणनीतिक संबंधों के प्रति चीन की जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसे लेकर भारत और अमेरिका बहुत सतर्क है। सुप्रीम कोर्ट में आज ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को 12 अक्टूबर तक नया हलफनामा दायर करने का समय दिया था और बैंकों से अभी एनपीए घोषित नहीं करने को कहा गया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर हमला बोला है। राहुल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए कर्ज लेने संबंधी केंद्र के प्रस्ताव को कई राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किए जाने को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने सवाल किया है कि कई सीएम लोगों का भविष्य पीएम के पास क्यों गिरवी रख रहे हैं। उन्होंने सरकार पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो व्यक्ति बोलने की हिम्मत दिखाता है, उस पर राजद्रोह के आरोप लगाकर उसकी स्वतंत्रता प्रभावित की जाती है। पूर्व जस्टिस ने कहा है कि स्वतंत्रता बाधित करने के लिए कानून के
उपयोग और दुरुपयोग का घातक कॉकटेल बनाया जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,75,000 के पार हो गई है। इनमें से 1,09,856 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 62 लाख से ज्यादा है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,38,729 पर आ गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 55,342 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 706 मरीजों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा 3,80,00,000 से ज्यादा पहुंच गया है, जबकि जान गंवाने वालों का आंकड़ा 10,85,000 के पार पहुंच चुका है। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,85,92,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच फ्रांस ने लॉकडाउन की नए सिरे से तैयारी करना शुरू कर दी है। 3 हफ्ते में यहाँ 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी में जुटी अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगा दी है। कंपनी ने बताया कि परीक्षण में शामिल एक प्रतिभागी को कोई बीमारी हो गई है, जिसे देखते हुए अस्थायी रूप से परीक्षण पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते बंद किए गए दिल्ली स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर को आज से खोलने का फैसला किया गया है। अक्षरधाम प्रशासन ने बताया कि 13 अक्टूबर से शाम 5 बजे से मंदिर भक्तों के लिए खोला जाएगा। शुरुआत में थोड़े समय के लिए भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार पर राजनीतिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विप्लव देव के नेतृत्व वाली सरकार में बगावत के स्वर मुखर हो गए हैं। इसको लेकर अब नेतृत्व बदलने की मांग तेज हो गई है। कुछ बागी बीजेपी नेता अपने लिए बड़ी भूमिका की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पार्टी के बाहर असंतुष्ट विधायकों ने अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने 30 नेताओं के नामों का ऐलान किया है। स्टार प्रचारकों में सबसे पहला नाम राबड़ी देवी का है। इसके बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और डॉक्टर मीसा भारती हैं। इसके अलावा जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी और मनोज झा सहित अन्य के नाम शामिल हैं। देश के कई प्रदेशों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भ्रष्टाचार सामने आए हैं। इसमें तमिलनाडु और यूपी का नाम सबसे आगे है। बता दें कि यूपी के बाराबंकी और मिर्जापुर सहित कई अन्य जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है। इसको लेकर कृषि विभाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने पैसे की रिकवरी के लिए 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने हिमाचल की अटल टनल को लेकर अब आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हिमाचल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अटल टनल के उद्घाटन से पहले वहां से सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका हटाई गई है। इसे फिर से लगाने के लिए कांग्रेस ने सीएम जयराम को पत्र लिखा है। इसमें सोनिया गांधी की पट्टिका लगाने की मांग की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नीट के रिजल्ट पर घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि नीट का रिजल्ट 16 अक्टूबर को आएगा। कोरोना संक्रमण या प्रतिबंधित क्षेत्र की पाबंदियों के कारण जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनकी 14 अक्टूबर को परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले नीट के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात के राजकोट में 100 लड़कियों ने लाइसेंसी हथियारों के लिए जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में आवेदन किया है। ये महिलाएं राज्य के अलग अलग जिलों से राजकोट पहुंची थी। इसके अलावा राजकोट में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि जब देश में नोटबंदी हो सकती है, लॉकडाउन लग सकता है, तो एक ही दिन में दुराचारियों को सजा देने का कानून क्यों नहीं बन सकता है। आंध्र हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया में न्यायपालिका और न्यायाधीशों पर टिप्पणी करने के मामले में नाराजगी जताई है। साथ ही सीआईडी से जांच छीनकर सीबीआई को सौंप दी है। बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे। इनमें न्यायाधीशों और न्यायपालिका पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी। राजस्थान कांग्रेस ने नगर निगम के चुनाव में पार्षद के टिकट वितरण में विधायकों की राय लेने की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि निगम में टिकट बांटने के दौरान उस इलाके के विधायक से चर्चा जरूर होना चाहिए। इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। हिमाचल प्रदेश की अटल टनल 14 अक्टूबर से बंद रहेगी। इसमें रात के समय वाहनों की आवाजाही और रोजाना दिन में 2 से 3 बजे के बीच बंद रहेगी। बीआरओ ने कहा है कि टनल से लाहौल स्पीति के लिए 33 केवी की बिजली लाइन का काम चल रहा है। ये काम रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलता है। पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हमला किया गया। ये हमला जालंधर हाईवे पर टांडा के टोल प्लाजा पर हुआ है। इसमें उनको चोटें आई हैं। हालांकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया है। वहीं हमलावरों ने उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हम लोग विरोधियों से हर तरह से निपटना जानते हैं। हम कमजोर नहीं हैं और ना ही नौटंकियों में विश्वास करने वाले हैं। मंत्री ने दावा किया है कि हम लोगों का बुरा करना चाहेंगे तो उन्हें घर से खींचकर जमीन में गाड़ देंगे। हरियाणा सरकार ने जल गुणवत्ता को ठीक करने का प्लान बनाया है। सरकार ने अत्याधुनिक जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। ये वैन जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है, जिसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हैं। इस प्रयोगशाला वैन में परीक्षण का नतीजा तुरंत सामने आ जाता है।
दिल्ली सरकार ने नगर निगमों को डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को वेतन न देने पर सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर एमसीडी वेतन भुगतान करने में असमर्थ है तो अपने अस्पतालों को उन्हें सौंपने पर विचार करें। बता दें कि चिकित्सकों और कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। किसानों की चिंताएं दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने नया प्लान बनाया है। इसके तहत 8 केंद्रीय मंत्री डिजिटल रैलियां करेंगे। सभी मंत्री किसानों से बातचीत कर उन्हें नए कृषि कानूनों की जानकारी देंगे। इन मंत्रियों में हरदीप सिंह पुरी, गजेंद्र शेखावत और स्मृति ईरानी शामिल है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर ग्राम प्रधान भी जवाबदेह होंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्थान पर पराली जलाने से संबंधित घटना कतई न होने दी जाए। माता वैष्णो देवी मंदिर में 15 अक्टूबर से प्रतिदिन 7,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। पहले ये सीमा प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं की थी, जिसे 15 अक्टूबर से बढ़ाया जाएगा। पंजीकरण काउंटरों पर भीड़ रोकने के लिए ऑनलाइन सेवा की भी शुरुआत की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला लिया है। आयोग ने 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। बता दें कि बिहार में 28 अक्टूबर से 3 चरणों में चुनाव होंगे। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित बैठक में शीर्ष नेताओं ने रणनीति तैयार की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लगातार बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मतदाता सूची के काम में जुट जाएं, मतदाता सूची में सभी को शामिल कराएं, जिससे कोई भी मतदान करने से वंचित ना रहे। कृषि कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने अमरिंदर सिंह को चेतावनी दी है। पार्टी ने कहा है कि 7 दिनों के भीतर एपीएमपी कानून को वापस लेने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं। पार्टी ने कहा है कि अगर अमरिंदर सिंह विधानसभा सत्र नहीं बुलाते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। सीएम योगी ने कांग्रेस पर यूपी में उद्योगों को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भदोही और मिर्जापुर के विश्वविख्यात कालीन उद्योग को कांग्रेस पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। बता दें कि कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कालीन उद्योग बंदी की कगार पर पहुंच गया है। 40 करोड़ ग्राहक का आंकड़ा पार करने वाली जियो पहली कंपनी बन गई है। ट्राई की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। कंपनी ने जुलाई में 35 लाख नए ग्राहक जोड़े। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल ग्राहकों की संख्या 116 करोड़ 4 लाख हो गई है। जुलाई में ये संख्या 116 करोड़ थी। गंगा नदी में डॉल्फिन पर मंडरा रहे खतरों से निपटने के लिए योगी सरकार नई मुहिम शुरू करेगी। इसके लिए डॉल्फिन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सरकार स्थानीय समुदायों की सहभागिता को और मजबूत करने के लिए डॉल्फिन मित्र भी बनाएगी। बिजनौर से नरौरा बैराज तक 7 जिलों से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद मोहन मंडावी ने हाथरस की घटना को बनावटी बता दिया। सांसद का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भाजपा सांसद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सीबीआई जांच हो तो हर 4-5 गांव में ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी। सांसद के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। रामपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से 3 कार और 2 बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने कहा कि ये गिरोह दिल्ली से गाड़ियां लाकर जगह जगह सप्लाई करता है। भाजपा ने एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 9 बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी ने दल विरोधी गतिविधियों के आरोप में सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह जानकारी दी है। अशोक गहलोत ने गृह मंत्री शाह को पत्र लिखा है। गहलोत ने पत्र में कहा है कि देश भर के पुलिस थानों में फरियादियों की एफआईआर पंजीकरण अनिवार्य की जाए। गहलोत ने इस बारे में उनकी सरकार द्वारा राज्य में उठाए गए कदमों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस कदम से आम जनता को राहत मिली है। आईपीएल में बेंगलोर ने एबी डिविलियर्स की 73 रनों की तूफानी पारी के चलते केकेआर को 82 रनों से विशाल अंतर से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी केकेआर की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 112 रन पर सिमट गई। आईपीएल में आज धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला होगा। चेन्नई को अगर अपनी उम्मीदें जीवंत रखनी है तो उसे आज का मैच जीतना होगा। चेन्नई को अभी तक 7 मैचों में से 5 में हार मिली है और अब वो जीत की राह पर लौटने के लिए बेताब है। अंक तालिका में अभी वो 7वें स्थान पर है। आईपीएल में इस बार मजबूत स्थिति में दिख रही दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अगले कुछ दिनों के लिए प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दरअसल ऋषभ पंत को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और वे अगले कुछ मैचों के लिए टीम से बाहर रहेंगे। दिल्ली
के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसकी पुष्टि की है। सर्वोच्च क्रिकेट संस्था आईसीसी ने अपने अगले अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी है। इसको लेकर आईसीसी ने 18 अक्टूबर तक सभी उम्मीदवारों के नाम मंगवाने के आदेश जारी किए हैं। ये चुनाव आईसीसी ऑडिट कमेटी के स्वतंत्र अध्यक्ष की देखरेख में होगा। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उम्मीदवार ज्यादा होने पर मतदान प्रक्रिया किस तरह की होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।